अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग में। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नजीब और आपको पता है कि हफ्ते भर के जो खेल होते हैं उन पे फिर हम बात करते हैं प्रोग्राम में और बहुत कुछ डिस्कशन होता है। आज के प्रोग्राम में भी आपको कोई यानी ऐसी परेशान होने की बात नहीं। आज भी बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्स की खबरें हमारे पास मौजूद हैं जिस पर हम बात करेंगे और जो आज के टॉपिक हैं जिन पे हम जो चीता चीता गुफ्तगू होगी उसमें फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स है कतर में। उसके ज़बरदस्त मैचेस जा रही हैं, उस पर डिस्कशन होगी आज के प्रोग्राम में। फिर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है। पहला टेस्ट मैच जो है 1 तारीख से रावलपिंडी में होगा। वो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेगी। खबर कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, उस पर बात करेंगे। T10 लीग के ऊपर बात करेंगे और भी कुछ खबरें जिसको हम आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और इन सब खबरों के ऊपर बात करने के लिए, बल्कि उससे पहले मैं सबसे पहले नंबर जरूर आपसे शेयर करूंगा कि जिस पे आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं, कुछ पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं क्योंकि हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी होंगे, उनका भी कुछ देर में हम तारुफ कराते हैं। हमारे जो कॉल करने के लिए नंबर हैं वो 8094521। आई रिपीट, हम 8094521। और एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी के बाहर से कॉल करेंगे तो आपने आगाज में 051 के कोड का इजाफा करना है। तो आज इन सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे पास जो मेहमान मौजूद हैं, वैसे तो ये जो इनका उनकी नाम ही इनका तारुफ है, लेकिन बहरहाल एक जो है वो कहते हैं कि रस्मी तारुफ बहुत ज़रूरी होता है। ये स्पेशल फोकल पर्सन ऑन स्पोर्ट्स टू SAPM है, यानी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यानी पूरे पाकिस्तान में ऐसे जो सिर्फ 6 ही लोग हैं उनमें से एक हैं। हमारी खुशनसीबी के आज ये हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसके साथ ये स्पोर्ट्स से बहुत अरसे से वाबस्ता हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेकर पाकिस्तान सुपर लीग से लेकर और डिफरेंट दुनिया जो पाकिस्तान की बड़ी लीग्स हैं उसमें भी इनका काम करने का, एडमिनिस्ट्रेशन का इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हमारे साथ मौजूद है मलिक खुर्रम शहजाद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, वंस अगेन थैंक्स फॉर कॉलिंग ऑन योर शो। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप पे हम बात करेंगे, कतर में हो रहा है। सबसे पहले ओपनिंग सेरेमनी और जिस तरह से एक माजूर बच्चे को आगे लाया गया, उसके जरिए जो है वो मुसावात का एक दर्स दिया गया और हमारी रवायात को भी जो हैं वो बड़ा प्रोमिनेंट किया। आगे से पहले होता था कि यूरोपियन कंट्रीज में होता था और दूसरे कंट्रीज में होता था, वो अपने ट्रेंड्स को लेके आते थे। लेकिन कतर का जो ओपनिंग सेरेमनी और अब तक का जो एक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से उसने इसको ऑर्गेनाइज किया, कैसे देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप को? जी नहीं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ नज़र आई है। अरब ममालिक में फ़र्स्ट टाइम हुआ है। आपको पता है कि 12 साल से ये इस चीज़ की पहले से कर रहे थे। जब इनको अनाउंस किया गया था कि कतर के अंदर होना है तो इन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है इस पर इन्वेस्ट किया है, डॉलर्स जो हैं। स्पेशली उन्होंने 7 स्टार होटल्स बनाए हैं। फिर उन्होंने जिस तरह से अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं वो उन्होंने उजागर की हैं, मसाजिद बनाई हैं, फिर दरस कुरान वगैरह, फिर इस्लामिक जो रवायत के हिसाब से हर चीज़। फिर उन्होंने जो वहाँ पे पाबंदी लगाई है, आपने डे बिफोर यस्टरडे प्रेसिडेंट जो है फीफा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि मगरबी ममालिक काफ़ी इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि वहाँ पर जिस तरह से ये चीज़ें पोर्ट्रेट की जा रही हैं इस्लामिक कल्चर के हवाले से, तो वहाँ पे इन्होंने टोटली बैन किया है अल्कोहलिक वगैरह दूसरी चीज़ें जितनी भी हैं ना। तो उन्होंने कहा कि 20 दिन के अंदर हम अपनी जो कल्चर हैं, वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, कतर वालों ने जो कहा है। और ये बहुत अच्छा एक साइन है। फिर जिस तरह से आपने ओपनिंग सेरेमनी देखी, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल जो है, मोर देन आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स प्लेइंग जो है वो है फुटबॉल है। 200 से ऊपर ममालिक खेलते हैं और उसके अंदर जो है ये एक दरस कुरान से, तिलावत पाक से जो है इसका आगाज़ हुआ। फिर दुनिया के जो नंबर ऑफ़ जो रिनाउंड जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, थाउजेंड्स ऑफ। और हर मसाजिद के अंदर उन्होंने इवन अपने जो है मौज़न्स भी चेंज करके, जो अच्छी आवाज़ में जो इनकी बहुत अच्छी एक तिलावत है, तो उसमें वो वहाँ पे अज़ान वगैरह भी दे रहे हैं, फिर दरस कुरान भी दे रहे हैं। फिर आपने देखा है कि जैसे दुनिया में सबसे जो मोस्ट इस्लामिक स्कॉलर्स के हवाले से ज़ाकिर नाइक साहब का नाम है, उनको बैन किया हुआ है। पर दुनिया ने ये देखा कि ज़ाकिर नाइक साहब वाज देयर और डे वन ही उन्होंने सबसे पहले 4 लोगों को उन्होंने वहाँ पे कलमा उन्होंने पढ़ा है। तो ये सबसे एक पॉजिटिव साइन नज़र आया। यानी कि स्पोर्ट्स के साथ साथ जो एक कल्चर है उसको उन्होंने थाम के रखा है कतर ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। दैट्स वेरी नाइस थिंग फ्रॉम देयर साइड। इससे साथ ही अब हम बात करते हैं कतर की, कि जिस तरह से अभी खुर्रम शहजाद साहब बात कर रहे थे कि
जो कतर है उन्होंने किस तरह से सालों पहले से तैयारी शुरू की, और एक इतना बड़ा मुल्क नहीं है ना फुटबॉल के लिहाज से, उस लिहाज से, लेकिन जिस तरह से ऑर्गेनाइज अब तक किया है, हैट्स ऑफ टू देम, और बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले, वैसे तो काफ़ी मैचेस हो चुके हैं, 20 तारीख से हम देख रहे हैं, 20 नवंबर से इस पर वर्ल्ड कप इसमें का एक आगाज़ चीज़ हो मैं ऐड करता चलूँ, जैसे कि अभी कतर में ऑनगोइंग वर्ल्ड कप है, तो डेली जो है 900 से ऊपर परवाज़ें जो हैं वहाँ पे आ रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो है 12 लाख से ऊपर लोग जो हैं वहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। और आपको पता है, जो जश्न का समा है, एक इस तरह से लग रहा है कि सेलिब्रेशन बहुत बड़ी है। इनसाइड द आप ग्राउंड देखें, जैम पैक है, और ग्राउंड के बाहर भी देखें, स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई हैं, और कदम कदम पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं, और जिस तरह से ये इसको वैल्यू कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल वैल्यू कर रहे हैं, जिसकी आई थिंक उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट कर दी हैं वो बहुत ही बाकमाल हैं। और अब तक का जो जितनी फीफा के वर्ल्ड कप हुए हैं, सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप हो रहे हैं। सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप हो रहा है। इन द मीनवाइल सबसे पहले हम बात करें कैसे कि 20 नवंबर से तो आगाज हो गया था फीफा वर्ल्ड कप का, लेकिन जो आप ये कहें कि जो खबर ये थी कि जिसने हिला के रख दिया वो जो सऊदी अरेबिया और जो अर्जेंटीना का मैच हुआ, अर्जेंटीना जो थी वो नंबर 3rd रैंक पे थी, सऊदी का रैंक उनसे बहुत पीछे था। बहुत ज्यादा मैचेस अर्जेंटीना अनबीटन, जैसे कल जापान ने भी हराया है अपने फॉर्मर चैंपियन जो थी जर्मनी, और स्पेशली जब इन्होंने हराया है तो एक जश्न का समा था। और वली हैद ने जो है पूरे बड़े लोग हैं कि पाकिस्तान की फुटबॉल में इतने ऊपर रैंक पे नहीं है, लेकिन फुटबॉल का जोश बहुत है पाकिस्तान में। आप कोई ऐसा स्कूल नहीं देखेंगे प्रॉपर, जो स्कूल इनके पास ग्राउंड्स होते हैं कि वहाँ फुटबॉल ना खेली जाती हो। आपको ऐसा शहर नहीं देखेंगे जहाँ पे फुटबॉल के चाहने वाले मौजूद ना हो, लेकिन उसमें यह है कि मलीर और लियारी जो खास दो नाम हमारे जहन में आप आते ये हैं। एक जगह को बोल रहे हैं, सियालकोट, जहाँ से सबसे ज्यादा इंपोर्ट होती हैं आपकी वर्ल्ड कप में फुटबॉल भी उनका बना हुआ बिल्कुल इस्तेमाल ऐसे हो ही। रहा है, तो सियालकोट। और देखिए हमारी, आप देखिए कि 200 से ज्यादा ममालिक ये गेम खेलते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स है, सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स भी ने घरों में बड़ी एलईडी के ऊपर देख रहे थे मैचेस। लेकिन जो मलीर है और जो लियारी का इलाका है कराची में, उस पे तो हम देखते हैं कि बहुत पुरानी रवायत है कि वो तो पूरे पूरे गलियां, मोहल्ले, घर, यानी पूरा इलाका ही इन्वॉल्व होता है। और उन्होंने जिस तरह से सेलिब्रेट किया, कितनी शानदार सेलिब्रेशन थी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं, आपको पता है मेरी ग्रूमिंग वैसे ही कराची की है। मैं वहाँ बहुत दफ़ा विजिट किया पीपल स्टेडियम, स्पेशली जिसका सराउंडिंग्स है, उसको जस्ट लाइक वो कहते हैं कि मिनी ब्राज़ील। तो वहाँ हर स्पेन ये सब सेकंड्स पे आती है, इंग्लैंड वगैरह। और जिस तरह से ज़ाहिर सी बात है, एक हमारे एक बहुत ही हार्ट टू हार्ट रिलेशंस हैं सऊदी अरब से। आपको पता है खाना काबा भी है, बीइंग मुस्लिम भी हम बहुत उनको समझें, वो करते हैं, मानते भी हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। और उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा खुशी है। हालांकि पाकिस्तान की टीम उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर रही, रैंकिंग में बहुत नीचे है, आप सही कह रहे हैं। पर पाकिस्तान के फुटबॉल्स वगैरह जो हैं, वहाँ आपको पता है कि सप्लाई चेन जो है यहाँ से सारी वर्ल्ड कप्स वगैरह में जो जाती है। और थर्ड वन ये है कि रिसेंट पास्ट एरा में आपने देखा है कि पाकिस्तान को फीफा ने बैन भी कर दिया था फेडरेशन के हवाले से। जब फैसल सोलह हयात साहब ही वाज प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ अरसे तक रखा, फिर इसको लिफ्ट किया है। और इंशाल्लाह जिस तरह से वर्ल्ड कप जा रहा है, तो पाकिस्तान में भी स्पोर्ट्स की काफ़ी प्रमोशन होगी। अपकमिंग काफ़ी सारे इवेंट्स भी हैं उसमें, स्पेशली जो है फुटबॉल बहुत उस पर। अच्छा, ये जो बाकी सारी बातें हो रही है, एक छोटी सी बात कि वो ना रह जाए, क्योंकि इस कतर के जो वर्ल्ड कप, इसमें हम कई लिहाज से एफिलिएट कर रहे हैं अपने आप को। एक तो हमने बात की कि हमारी सऊदीया की टीम जीती, हमारी एफिलिएशन, फिर हमारा बना हुआ फुटबॉल लास्ट वर्ल्ड कप में भी इस्तेमाल हुआ। इस वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमने देखा है कि पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल ही सियालकोट का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक और जो एंगल है कि जो सिक्योरिटी में एक अहम किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी जो है उसकी एक बड़ी तादाद वहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात को देख रही है, तो ये भी एक हमारे लिए एक ऑनर की बात है। नहीं, बिल्कुल आपको पता है कि पाकिस्तान के जो एक्स चीफ भी रहे हैं, तो वो भी इस्लामी ममालिक के सरबराह के जो है राहिल शरीफ साहब जो हैं, उनके हेड भी हैं, वो सबको भी इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन है जी, इसलिए हम इस कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में बहुत लिहाज से अपने आप को एफिलिएट कर सकते हैं। मैं जल्दी से अब तक छोटा सा रिकैप दे देता हूं कि अब तक इस वर्ल्ड कप में क्या कुछ हुआ है। 20 नवंबर को ओपनिंग गेम हुई थी कतर और एक्वाडोर के बीच में, जिसमें 2-0 से एक्वाडोर की टीम ने कामयाबी हासिल की थी। फिर नेक्स्ट डे इंग्लैंड और ईरान के दरमियान जो मैच हुआ था, हालांकि ईरान जो है वो काफ़ी बार वर्ल्ड कप खेल चुकी है, वो एशिया में आप कहें कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मानी जाती है एशियन कंट्रीज में। उनको इंग्लैंड ने 6-2 से शिकस्त दी। इसके साथ सेनेगाल और नीदरलैंड्स जो है इनके दरमियान मैच हुआ, जिसमें नीदरलैंड्स ने वर्सेस सऊदीया, जिसमें 2-1 से जो है वो कामयाबी हासिल की थी सऊदी अरेबिया ने। खैर ये बातचीत चलती रहेगी, इस रिकैप को हम साथ साथ जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से?
आई थिंक की लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, फिर हम बात करें तो डेनमार्क को तुनीजिया के दरमियान मैच हुआ जो कि इसके साथ बगैर किसी गोल के बराबर रहा, और मेक्सिको और पोलैंड जो है उनका मैच भी ना हो सका। तो खैर इस पे मजीद भी हम बात करेंगे, और भी बहुत सारे मैचेस हैं, जैसे फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जो है वो फ्रांस ने 4-1 से शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया की टीम को। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी टीम है, लेकिन डेफिनेटली फ्रांस इज द वन ऑफ द बेस्ट टीम इन दिस वर्ल्ड। आज से नहीं बल्कि कई दहाइयों से। लास्ट वर्ल्ड कप भी फ्रांस की टीम ने अपने नाम किया था 2018 का। मोरक्को और क्रोएशिया, ज़ेनेडिन ज़िडान जो स्पेशली ज़ेनेडिन one of the ज़िडान, best, बड़े नाम हमारे बड़े नाम हमारे हैं। जहन में आते हैं। फ्रांस के तो इट्स अ वेरी, वो क्या आप कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग किस्म का जो है वो एक उनकी फुटबॉल टीम है। मोरक्को और क्रोएशिया का बगैर किसी गोल के बराबर रहा। जर्मनी और जापान जो एक सेकंड एपिसोड, वो भी बड़े उन्होंने शोर आफाक नाम पैदा किए, लेकिन अपनी फेवरेट टीम को भी इवन सऊदीया से हारता देख के बहुत अच्छा लगा। आपकी फेवरेट टीम में से कौन सी है? नहीं, मेरी भी सेम जाहिर सी बात है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के अलावा मेरी इंग्लैंड रही है। जब बैकम? डेविड बैकम खेलते थे, रूनी खेलते थे, जेरार्ड खेलते थे, फिर स्पेनिश लीग भी बड़ी फॉलो की, यूरोपियन लीग भी काफ़ी फॉलो की, यूरो कप भी। तो फिर फ्रांस की टीम आई जब ज़ेनेडिन ज़िडान वगैरह थे 98 के वर्ल्ड कप जी, में जो 98 में फ्रांस में हुआ। फिर उन्होंने जिस तरह से हेड से अपने गोल्स वगैरह किए वो बहुत पॉपुलर हुए। फिर जर्मनी ऑलमोस्ट आपको पता है कि सबसे ज़्यादा डोमिनेट किए इन्होंने। तो ब्राज़ील में तो बड़े बड़े नाम आए। तो इस तरह से अभी तो कोई नाम नहीं आ रहे, जैसे आखिर में काका थे, अच्छा, वो जैसे वो आपने ब्राजील की बात की है, तो वो एक एरा था जिसमें ब्राजील का रोनाल्डो बड़े थे, सपोर्ट रोनाल्डिनियो वगैरह वो थे, मैं इसलिए हमेशा बात करता हूँ लोगों को समझाने की, रोमारियो पुराने वाले रोनाल्डो, जी, रोमारियो थे, रोमारियो थे, रोनाल्डो थे, रिवाल्डो थे, रोबर्टो कार्लोस थे। रोबर्टो कार्लोस वन ऑफ द बेस्ट जो हिटर थे, आके करते थे जब। हाँ। तो अच्छा, वो जो ब्राजील की टीम थी 98 2000 या मिड 2000 तक, वो तो आप ये कह लेंगे जैसे सुपरस्टार्स की टीम थी, एक से सुपरस्टार एक थी। सुपरस्टार आपको उनकी टीम में नजर आते थे। क्योंकि देखें ब्राज़ील जब भी विन करता था तो उनकी मईशत पे बहुत फ़र्क आता था। इवन आप उनकी जूनियर्स में भी देख लें, अंडर 19 भी वर्ल्ड कप वगैरह जब भी हुए थे, जब उन्होंने विन किया तो हमेशा तरक्की करते थे। और ब्राज़ील ने हमेशा ही बहुत अच्छे प्लेयर्स जो है प्रोड्यूस किए हैं, और ब्राज़ील के ही प्लेयर्स जो है ना वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेयर्स रहे हैं ऑल टाइम जो है। और वो ये था कि पहले देख लें जिन्होंने थाउजेंड्स से ऊपर किए हैं, अपना गोल्स वगैरह किए हाँ, हैं। पहले और वन ऑफ द, वो हमेशा ये डिबेट रहती है कि हु इज द ग्रेटेस्ट एवर फुटबॉलर, पहले या मैराडोना, इनके दरमियान देखिए हमेशा एक मैराडोना debate का तो 1986 का जो गोल था उसको गोल ऑफ द सेंचुरी Century डिक्लेयर कहा किया जाता गया, जिस तरह से उन्होंने डॉज दे के सबको पहुँचे हैं। तो उसके बाद आपने रिसेंट मॉडर्न एरा में देख रहे हैं रोनाल्डो हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, और लियोनेल मेसी जो हैं। लियोनेल मेसी को भी मिनी जूनियर मैराडोना कहते हैं। अगर दोनों का एक्सपेक्टेड है कि ये लास्ट वर्ल्ड कप होगा, और अच्छा, दोनों दोनों का से एक्सपेक्टेड है लास्ट वर्ल्ड कप होगा, लेकिन एक जैसे आपने बात की अर्जेंटीना की, तो मैराडोना को तो ये एक एजाज उनके करियर में मिल गया कि उन्होंने अपनी टीम को एक वर्ल्ड कप जितवाने में मदद दी। लियोनेल मेसी अब तक वो नहीं कर पाए, क्या इस बार कर पाएंगे? ये इनके पास माइट भी लास्ट चांस हो। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है इस बीच में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम जी। इजाज औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, प्रोग्राम को होना चाहिए, कप्तानी से शेखों की तो कप्तानी देना चाहिए। अच्छा, मुझे सॉरी आपकी बात सुन नहीं पाया, आप क्या कहना चाह रहे हैं ठीक से? मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि T20 का जो बंगाल है उसको हटाना चाहिए, शेखों को कप्तानी देनी चाहिए। जी ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। जी जी बिल्कुल ठीक है। T20 वर्ल्ड कप हमें, क्योंकि अभी फुटबॉल पे बात करें, तो हम आज के चूंकि हमारे टॉपिक्स में है, हम इस पे हम आएंगे, बात करेंगे तफसील से कि क्या होना चाहिए, क्या किस तरह से होना चाहिए। इस पे ज़रूर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फुटबॉल पे बात करना दोस्तों इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पोर्ट है। और आप ये देखिए ना, आप ये देखिए कि जिस तरह से सऊदीया ने हराया और जो पूरी दुनिया में एक अचानक से उसका इम्पैक्ट आया, ऐसा इम्पैक्ट आपने दुनिया में किसी भी स्पोर्ट में नहीं देखा होगा कि जब कोई टीम हरा दे। तो ये एक पावर है फुटबॉल की, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट है। लेकिन इस वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से हम लौट कर आएंगे तो मजीद डिस्कशन हम आगे जारी रखेंगे। अपना बहुत सारा जो है वो तवज्जो हमारे प्रोग्राम में आपने रखनी है, हमारे साथ रहना है। हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम आप स्पोर्ट्स मैग देख रहे हैं, मुझे कहते हैं अहमद नजीब, मेरे साथ मलिक खुरम शहजाद अवान साहब मौजूद हैं, जो हरफन मौला आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, कि क्या कुछ ये नहीं करते। और खैर अभी हम बात करते हैं, पाकिस्तान का दौरा कर रही है इंग्लैंड, हिस्टोरिक टूर है एक और पाकिस्तान के लिए। 27 तारीख को ये लैंड कर जाएंगे, पाकिस्तान पहुंचेंगे, और रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। सबसे पहले आइए निगाह डालते हैं कि स्क्वाड्स के ऊपर देख लेते हैं क्या प्लस क्या माइनसेस हैं,
और फिर उसके बाद मजीद डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान का स्क्वाड अगर हम आपके सामने रखें स्क्वाड के अंदर, नहीं देखें, मोहम्मद अली के हवाले से तो आपको पता है कि रिसेंटली जो काज़म ट्रॉफी हुई, 24 विकेट्स लिए हैं, हाईएस्ट भी है, हाईएस्ट विकेट, और बहुत अच्छा बॉल करते हैं, हाइट भी है, पेस भी है, तो ऐसी बात है, नया प्रोस्पेक्ट है तो उनको चांस देना चाहिए। बरार तो थ्रू आउट आपको पता है कि पिछली सीरीज से ही काफ़ी परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक में, इनकी भी इंक्लूजन एक अच्छा पॉजिटिव, और ये ओवरऑल हाईएस्ट विकेट टेकर हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बड़ा टफ कंपटीशन था मोहम्मद अली का जो कि न्यू बॉल बॉलर हैं, ये भी इनका मुकाबला था इस सीजन में मीर हमजा के साथ, बिल्कुल ऐसे ही और मोहम्मद अब्बास के साथ, और ये कुछ 3-4 फास्ट बॉलर ऐसे थे, और मोहम्मद उमर, ये भी सिंध के फास्ट बॉलर है, राइट आर्म। इन सब ने बड़े आउट किए हुए थे, बड़े अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। कैसे देख रहे हैं कि कितना टफ होता है एक, क्योंकि मीर हमजा भी आपको पता है कि हर सीजन में आउट करते हैं जी हाँ, और बिल्कुल ऐसे ही उनके बीच में से जगह बनाना फिर मोहम्मद अली का। देखें, मीर हमज़ा थ्रू आउट द ईयर्स जो है परफॉर्म करते हैं, पीछे टेस्ट स्क्वाड में भी रहे हैं, आपको पता है कि मोर देन उन्होंने भी 400 प्लस विकेट्स ली हुई हैं अपने डोमेस्टिक कैरियर में, और जहाँ तक मोहम्मद अब्बास का टेस्ट भी खेले हैं, और सबसे ज़बरदस्त उनको देख के हल्का सा झलक नज़र आती है फास्ट बॉलर जब मोहम्मद आसिफ बॉल करते थे, क्योंकि दोनों तरफ बॉल को मूव करते हैं, इनका पेस इतना नहीं है, पर ये है कि स्विंग बहुत अच्छी कंट्रोल करते हैं। और रिसेंटली जो उन्होंने काउंटी सीज़न खेले हैं वहाँ पे उन्होंने हैट्रिक वगैरह भी की हैं, और काफ़ी हाईएस्ट विकेट टेकर्स भी वहाँ पे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, दो ऐसे बंदे जो टेस्ट खेले हों और बड़े नाम हो, मोहम्मद अब्बास भी बड़ा नाम है, और मोहम्मद अब्बास को पता है कि डोमेस्टिक में बड़ा परफॉर्म किया है, जब यहाँ खेलते थे सियालकोट से भी खेले हैं, फिर पीटीवी से भी खेले हैं, और पाकिस्तानी टीम में आए, और आते के साथ ही इन्होंने 5 विकेट्स ली और एक तहलका मचाया, और आपको पता है कि सबसे कम टेस्ट में जो है 50 विकेट्स भी इन्होंने ली थी, तो ये एक इनका बड़ा अच्छा इंक्लूजन था। फिर ये थोड़ा आउट ऑफ स्क्रीन चले गए, थोड़ा परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर वापस आए, इन्होंने भी रिसेंटली परफॉर्म किया। फिर जहाँ तक ये नया प्रॉस्पेक्ट है मोहम्मद अली, जाहिर सी बात है एक टफ आस्क होती है एक यंगस्टर को प्रायोरिटी देना एक्सपीरियंस प्लेयर्स के ऊपर। हालांकि मीर हमज़ा क्वालिटी फास्ट बॉलर हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, केपीएल में भी आपने देखा है रिसेंटली बहुत अच्छा उन्होंने किया है, अभी जो ऑन गोइंग काज़म ट्रॉफी है उसमें भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, पर जाहिर सी बात है लक भी इसमें मैटर करता है। यंगस्टर हैं, आए हैं, तो उनको फुल फ्लैश चांस देना। अच्छा, मजे की बात ये व्यूअर्स मैं आपसे बात करूं तो ये जो सब फास्ट बॉलर थे, आप इनको कह सकते हैं 19-20 थे, यानी सभी परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जो मेरी कुछ कोचेस से या कुछ और लोगों से, मैं किसी का नाम नहीं कोट कर सकता, लेकिन यह कि उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इन सब में मोहम्मद अली जो है इनको प्रेफर करने की सिर्फ शायद एक ये वजह हो सकती है कि अली की थोड़ी सी पेस ज़्यादा है इनसे, और अली जो है इनके मुकाबले में, ये बाकी जो है थोड़ा जब गेंद पुराना होता है तो थोड़े से उनकी इफेक्टिवनेस में थोड़ी कमी आती है, तो अली पुराने गेंद से भी बेहतर बॉलिंग की है, और ये माइट भी प्रॉबेबली, मैं प्रॉबेबली का लफ्ज़ यूज़ करूंगा कि एक रीज़न हो सकता है, लेकिन अगेन अच्छी बात है कि एक परफॉर्मर को चांस मिला है। चलिए हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कई लोग कह रहे थे कि फास्ट बॉलिंग में जैसे कुछ नाम ऐसे हैं जो मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, जो पहले भी सिलेक्ट हो चुके हैं, टेस्ट खेले नहीं अब तक पाकिस्तान से, वो भी मौजूद हैं, और हारिस रऊफ भी मौजूद है। अब सवाल एक ये है कि वसीम जूनियर को आपके ख्याल में क्या वजह है सेलेक्ट करने की? क्या वो रिवर्स जो कर सकते हैं, और जो लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आया था पाकिस्तान तो वो रिवर्स ने एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया था, तो क्या ये एक वजह हो सकती है वसीम जूनियर की, क्योंकि एक्सपीरियंस तो उनकी साइड पर नहीं है? नहीं, बिल्कुल रिवर्स स्विंग करते हैं। दूसरा ये है कि इज़ अ गुड ऑलराउंडर, बैटिंग भी बहुत अच्छा करते हैं लेफ्ट में जाके, और साथ में फील्डर भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। और दूसरा ये कि आपने देखा है कि रिवर्स स्विंग पे इनको बहुत अच्छा कंट्रोल है, और जहाँ तक हारिस रऊफ का है, आपने रिसेंटली देखा कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी उन्होंने परफॉर्मेंस दी वर्ल्ड कप में, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान फिनिश नहीं कर पाया, पर ये कि माइट भी, और इसको फर्स्ट क्या कहते हैं टेस्ट खिला दिया जाए, और ये कि टेस्ट खेलना वो भी पिंडी के अंदर, अगर डेब्यू होता है इज फ्रॉम, आपको पता है कि पिंडी इस्लामाबाद, तो ये भी उनके लिए ऑनर की बात है, होम क्राउड के सामने खेलना। अच्छा, वो एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है आपको। हारिस रऊफ की बात हो रही थी दोस्तों, तो वो अचानक से बात जहन में आई कि हारिस रऊफ ये पले बड़े तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में है, लेकिन इनका ताल्लुक भी बुनियादी तौर पर मानसेरा से है, तो ये मानसेरा के लिए, लोगों के लिए, उस धरती के लिए एक एजाज की बात है, फख्र की बात यह है कि ये गुज़िश्ता चंद सालों में दो ऐसे खिलाड़ी है, कभी अबरार जो कि एक्सपेक्टेड डेब्यू है रावलपिंडी टेस्ट में, तो ये शाहिन शाह अफरीदी की। चले इसी डिस्कशन में छोटी सी आपसे वो ले लेते हैं कि हमने देखा कि वो वापस आए इंजरी के बाद, वर्ल्ड कप के अंदर जो मैचेस खेले बेहतर होते हुए दिखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में जो वो कैच लेते हुए वो प्रेशर फिर से उनकी नी पे आ गया, तो आप कैसे देख रहे हैं प्रोग्रेस? वैसे तो कहा गया था कि 2 हफ्ते में रिकवर हो सकते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उनको बिल्कुल एहतियात से, प्यार से लेकर चलना चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलर्स जो होते हैं वो तो एक असासा होते हैं?
देखिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट है शहनशाह अफरीदी, और जब ये इंजर्ड हुए तो मैं तो कहूँगा कि उस वक्त से ही अभी तक देखा जाए तो कैसे आराइयाँ चल रही थी इनकी फ़िटनेस के हवाले से। जो फ़िटनेस थी गए यहाँ इन्होंने रिहैब किया है, पहले यहाँ एनसीए में करते रहे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, फिर चले गए इंग्लैंड से किए हैं, वहाँ जो उनके साथ डॉक्टर्स थे उन्होंने तसल्ली बख्श रिपोर्ट्स दी हैं। पाकिस्तान की तरफ से एशिया कप नहीं खेल पाए, फिर उन्होंने वर्ल्ड कप में कम बैक किया। स्टार्टिंग में आपने देखा था कि वर्ल्ड कप के पहले ही मैचेस में तो इन्होंने जो बॉलिंग की है तो उसके अंदर उनको वो रिदम नज़र नहीं आया। फिर जब ये नीदरलैंड और उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने बॉलिंग की है थोड़ा सा इनका नज़र आया, क्योंकि इनकी जो फिटनेस थी ये थोड़ी सी डाउटफुल नज़र आ रही थी। तो आपका ये ख्याल वर्ल्ड है कप यदि के दौरान भी कट शॉट अगर करें तो आपका ये ख्याल है कि शायद, या एक हल्के का भी ये ख्याल है कई लोगों का, कि अगर इनको वर्ल्ड कप ना भी खिलाया जाता थोड़ी और एहतियात कर दी बिल्कुल बेहतर ऐसे हो ही। सकता देखिए था। पाकिस्तान के बेंचमार्क में देखें, पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा पड़ा हुआ था स्टाफ, स्पेशली हसनैन थे, हसनैन ने बिग बैश वगैरह खेली थी और रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। फिर आपके धानी पड़े थे, धानी आपको पता है T20 बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत वहाँ इफेक्टिव हो सकते थे और इनको चाहते तो ये रेस्ट दे सकते थे, पर जाहिर सी बात है अभी वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स थी, उन्होंने उनको कंटिन्यू किया, क्योंकि आपको पता है मैं एक फ़िटनेस खुद अरीना से मैं बिलोंग करता हूँ, एक इधर पाकिस्तान के सबसे फिटनेस इंडस्ट्री को हेड भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये अभी आपने फिटनेस की बात की तो मेरे जहन में वो अब आपके फिटनेस वाले उस मामले का भी जिक्र आ गया। दोस्तों, खुर्रम शहजाद अवान जो हैं वो एक हेड पोस्ट पर मौजूद हैं, जीएम हैं, जो एक मारूफ सफ़ा गोल्ड मॉल है उसमें सब जो फिटनेस क्लब फिटनेस है। अभी इनसे इसका एग्जैक्ट नाम भी पूछेंगे और वहाँ पर क्योंकि बड़े बड़े नाम आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, उसके हवाले से भी थोड़ी सी इनसे बातचीत करते हैं। ज़रा बताइएगा देखने वालों को। जी हमारा ये माशाल्लाह लार्जेस्ट जिम है, नॉट इन इस्लामाबाद, ऑल ओवर इन पाकिस्तान। सफ़ा फिटनेस क्लब सफ़ा गोल्ड मॉल के अंदर है। आई एम वर्किंग एज ए जनरल मैनेजर एज वेल। फिर अभी हम रिसेंटली इसकी एक्सपेक्टेड सून जो है एक और ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं बैरिया फेज 8 के अंदर, जो है एट्रियस 1 एक प्रोजेक्ट है और वो भी वन ऑफ द लग्जरियस प्रोजेक्ट है। उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके अंदर सफ़ा 2 के नाम से हम सफ़ा फिटनेस क्लब इंशाल्लाह वहाँ भी लॉन्च करेंगे। और हमारे पास आप जहाँ तक आपने बात की तो नंबर ऑफ़ सेलिब्रिटीज़ आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। क्रिकेटर्स के अंदर जो आते हैं रिनाउंड नेम्स हैं, उमर गुल वगैरह आते हैं, अभी रिसेंटली कामरान अकमल थे जब KPL वगैरह हो रही थी, उमर अमीन थे, अपना हुसैन तलत, इमाद वसीम, राइट, यू कैन नेम इट, यू कैन नेम इट, फिर वसीम अकरम वगैरह सब ऑलमोस्ट आते हैं। और बस इस पे ये कि आप इस जिम का स्टैंडर्ड आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फैसिलिटेशन वो सब चीज़ें तो हैं ही हैं अपनी जगह पे टॉप लेवल की, लेकिन जो सारी सेलिब्रिटीज़ चाहे वो किसी भी शोबा ज़िंदगी से हो वो आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। हम बात करते हैं स्क्वाड के ऊपर आगे जाकर, जो कुछ नाम हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे उनके ऊपर। जैसे सबसे पहला जो जिस के ऊपर सबसे ज़्यादा बात की जा रही है फवाद आलम, उनकी ठीक है 1-2 सीरीज़ अच्छी नहीं गई, लेकिन उनकी पहले परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। 2021 में वो टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में भी ICC ने उनको अनाउंस किया था। तो एक तो ये 2 सवालों में से आपको इकट्ठा आपसे जवाब चाहूँगा। जब हम देखते हैं कि फवाद आलम जो हैं वो नहीं है स्क्वाड में और सलमान अली आगा मौजूद हैं। सलमान अली आगा ने सिर्फ कोई 80 रन बनाए थे 4 इनिंग्स में श्रीलंका के खिलाफ, और वो जब सिलेक्ट हुए थे तब भी वो टॉप परफॉर्मर नहीं थे। उनसे बेहतर परफॉर्मर उस्मान सलाउद्दीन, कामरान गुलाम और ऐसे कुछ और नाम मौजूद थे। तो आपको लगता नहीं है कि क्योंकि मुकाबला सलमान अली आगा और फवाद आलम का था, जिस नंबर पे बैटिंग करेंगे 6ठे नंबर पे, जहां पे फवाद आलम और सलमान अली आगा, कि फवाद को ड्रॉप किया गया, सलमान अली आगा को रखा गया, तो ये कैसे आप देखिए रेड बॉल क्रिकेट के अंदर तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो फवाद आलम का कोई मैच नहीं है सलमान अली आगा से। आपने देखा फवाद आलम ने जब डेब्यू किया अगेंस्ट श्रीलंका मोर देन 150 किया, 169 रन किए, अलार्मिंग कॉल दी और टेस्ट पे ही आते के साथ ही डेब्यू पे। फिर उसके बाद उनका जो गैप आया ऑलमोस्ट 10 ईयर का, जी जी 10 बरस के बाद आए, कम बैक किया और आते के साथ ही बैक टू बैक इन्होंने 400 भी की। फिर उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया और थ्रू आउट द सीज़न हर डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्म किया, खा वो कराची से खेले, खा वो नेशनल बैंक से खेले, उन्होंने परफॉर्म किया और रन्स के अंबार लगाए, मोर देन 10,000 रन्स करना। लेकिन लोग उन्होंने बहुत कहा कि जी इनका थोड़ा सा स्टाइल जो है वो चंद्र पॉल जैसे कॉपी करते हैं। बाकी जब आप डिलीवरी स्ट्राइक पे आते हैं, बैकफुट लर्निंग होती है, आप फॉलो थ्रू जब करते हैं तो जाहिर सी बात है वो तो एक सेम ही होता है। रन्स मैटर करते हैं, चाहे वो जैसे खेलें। अगर वे बैक इन पास्ट एरा तो आप डॉन ब्रैडमैन देख लें और नंबर ऑफ प्लेयर्स देख लें, उनका अपना बैक स्विंग कहाँ होता था, डाउन स्विंग कहाँ होता था, इम्पैक्ट कहाँ होता था, ये सब चीज़ें अब मॉडर्न साइंस के हवाले से आके चीज़ों पे तहकीक होने स्टार्ट हुई। अदरवाइज ये चीज़ें मैटर नहीं करती। ये वाली बातें रन्स होने चाहिए, रन्स होने चाहिए। अच्छा, इसी ऊपर एक और अगला सवाल
कि इस वक्त टॉप फॉर्म में थे जफर गौर, चाहे वो इंग्लिश काउंटी की बात करें, वहाँ बड़े आउट किए और उस फॉर्म को कंटिन्यू किया जो ही वो कायदन ट्रॉफी में 2 पंजे लगाए। आई थिंक अगर इसमें कोई शायद डिसएग्री ना करे, बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर इन द कंट्री, और बैटिंग में भी बहुत हैंडी है, फील्डर अच्छे, बैट्समैन अच्छे लोअर ऑर्डर में। उसके बाद और नुमान अली जो है वो पिछले 6 मैचेस में सिर्फ 11 आउट हैं टेस्ट क्रिकेट में, कायदन ट्रॉफी में भी इंप्रेस नहीं कर सके। तो क्या वजह आपके ख्याल में, थोड़ा एज भी उनकी साइड पे नहीं है कि जो नजर आ रहा था कि जफर ज्यादा डिजर्विंग है, ज्यादा बेटर बैलेंस दे सकते हैं पाकिस्तान टीम को, लेकिन नुमान पे फिर से ट्रस्ट दिखाया गया यहाँ पे? अब देखें, एक इत्तेफाक की बात है कि दोनों प्लेयर्स के साथ मैं रहा हूँ। नुमान के साथ मेरे क्लब से भी खेलने हैं जब हैदराबाद से खेलते थे। तो नुमान जाहिर सी बात है उनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, उनको चांस भी लेट में मिला और रिसेंट पास में उनकी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं थी। और जहाँ तक देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट इस वक्त जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है जफर गौल, उनके साथ मैं एज एनालिस्ट भी रहा हूँ इस्लामाबाद की टीम से जब खेलें। और नीचे ये कि बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं और उनकी बॉल ब्रेक भी बहुत अच्छा है। उनको जाहिर सी बात है चांस देना चाहिए। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के सिस्टम के हवाले से जिस तरह से अभी फवाद आलम डिज़र्व करते थे, अनफॉर्चुनेट वो आ नहीं सके, फिर अभी वो आ गए हैं। हालांकि नीचे देखा जाए तो स्पिनर्स तो पाकिस्तान की टीम में भरमार है, वो दूसरे ले लें, जाहिद हो गए, साजिद हो गए, ठीक है ना, साजिद खान भी शामिल हाँ नहीं जी, है। साजिद खान भी शामिल नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है रिसेंटली। राइट जाहिद महमूद को लिया, वैसे जाहिद महमूद देखा जाए तो बहुत अच्छे लेग स्पिनर। राइट, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे दोस्तों, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, इस पे आएंगे, थोड़ी सी और डिस्कशन भी करेंगे और अभी और भी बहुत कुछ बात करने को है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। और वैसे हम सिलेक्शन की बात कर रहे थे, कुछ नाम ऐसे हमेशा रह जाते हैं कि जो डिजर्विंग करते होते हैं। जब जफर गौर की बात कर रहे थे, फवाद आलम ड्रॉप हो गए, उस्मान सलाउद्दीन रन्स के अंबार लगा रहे हो, एक नहीं बहुत सारे सीजन्स में। ये कुछ ऐसे नाम होंगे यकीनन जिस पे हम सोचते रहेंगे कि क्यों नहीं थे। खैर बहरहाल चीफ सेलेक्टर जो है इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। इसी डिस्कशन में थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और कुछ बात करेंगे हम मलिक खुर्रम शहजाद अवान साहब से कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो भी आ रहे हैं और पाकिस्तान का पहला टेस्ट भी रावलपिंडी में। थोड़ी सी तशनगी है फैंस में भी, हम सब में भी, कि क्या होगा, किस तरह से होगा। और फिर साथ में रमीज़ राजा साहब जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, इन्होंने मुलाकात की अभी इमरान खान साहब से और उस पर यह है कि हालांकि उन्होंने ये पहले बयान दिया था कि इमरान खान साहब ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया उन्होंने, तो ये कैसे ब्लॉकेज खुल गई, यहाँ से मुलाकात भी हो गई। और दूसरा इसी में साथ में जवाब दे दीजिएगा कि आपको लगता है कि कोई मामला तय हो गए होंगे तभी रावलपिंडी में टेस्ट मैच रखा गया है, शायद इतना प्रॉब्लम ना हो, वरना तो इस तरह का रिस्क नहीं ले सकता था पीसीबी। वैसे बड़ी नोटेबल आपने गुफ्तगू की है कि रमीज़ राजा ने पहले वाकई उन्होंने कहा था कि अपने बयान में पहले जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चार्ज लिया तो जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया था लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आया अभी भी आप इन कांटेक्ट हैं या नहीं है इमरान खान से। उन्होंने कहा जी मेरा उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो मेरा तो उनसे कोई रब्ता नहीं है और एकदम मंजर आम पर आए हैं, जाके मिले हैं इमरान खान साहब से। अच्छा, इसके अंदर सबसे एक अगर चीज़ देखी जाए तो जब से पैटर्न इन चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं शहबाज शरीफ साहब की, अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है जहाँ तक मेरे सोर्सेज हैं। बिल्कुल ठीक है, बाकी आपके अपने ज़राए होंगे। राइट, बिल्कुल सही है दोस्तों। वैसे जो नंबर ब्लॉक जब हो जाता है तो उसमें खोलने में कौन सी देर लगती है, 2 बार आपने क्लिक करना होता है। खान साहब ने ये ज़रूर कहा है उनके साथ गुफ्तगू में, जैसे कि मीडिया की जीनत भी रहे कि क्रिकेट टेस्ट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। आपको पता है कि उनके साथ जो भी कॉन्सलेट थे अपना यूके एम्बेसी वगैरह के मिलने गए थे, उनको उन्होंने इस बात की कराई है कि टॉप स्क्वाड आ रहा है। जाहिर सी बात है, आप देखें जेम्स एंडरसन वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर, 6-7 विकेट्स ली हुई हैं, 175 टेस्ट खेले हुए हैं। और लास्ट टाइम भी जब इंग्लैंड ने दौरा किया था तो अनफॉर्चुनेट खेल नहीं सके थे पर हिस्सा जरूर थे। ये 2005 में वाहिद ये स्क्वाड के मेंबर हैं जो कि इंग्लैंड की टीम के साथ मौजूद है। इनका इंग्लैंड का स्क्वाड अगर हम देखें जल्दी से, उस पर टाइम को वक्त हमारे पास जरा कम है और बहुत सारी खबरों को कवर करना है। इसमें इंग्लैंड के स्क्वाड में बेन स्टोक्स हैं जो उनके कप्तान हैं जी, जेम्स एंडरसन जिनका भी जिक्र हो रहा था, वन ऑफ द बेस्ट। आपको लगता है कि वो डेब्यू करा देंगे? अभी सबसे यंगेस्ट टेस्ट के कोई प्लेयर पिक हुए हैं अभी इंग्लैंड के? नहीं, बिल्कुल देखें, एक्सपेक्टेड ये है कि जिस तरह की सपोर्टिंग विकेट हैं स्पिनर्स के लिए पाकिस्तान में, आपको पता है कि आगे कराची में भी टेस्ट होने हैं, वहाँ पे स्पिनर्स को बहुत सपोर्टिंग विकेट्स होती हैं, तो मे बी वहाँ उनको करा दें टेस्ट पे ना डेब्यू। और आपको पता है कि एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो डेब्यूज़ होते हैं वो यंगस्टर्स के ही होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, हम जल्दी से मूव करेंगे जी। कायद आज़म ट्रॉफी पाकिस्तान का प्रीमियर जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है 4 डे, उसके फाइनल का मौका आ चुका है और 2 टीमें जिसके फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही हैं वो सिंध की टीम है और नॉर्दर्न्स की टीम है। नॉर्दर्न्स की टीम ने जो है टेबल को टॉप किया था, सेकंड नंबर पे सिंध की टीम थी। दोनों जो है, ये तो एक डे होता है, जो अच्छा परफॉर्म करता है वो
विन कर जाता है। बैक थ्रू आउट द अगर देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल पे तो आपको पता है नॉर्दर्न ने टॉप की है 135 पॉइंट्स के साथ। सिंध की टीम भी अच्छा खेली है। कल का देखें आप, इनिंग भी देखें कि 644 पे जाके 2.5 दिन के बाद उन्होंने इनिंग को डिक्लेयर किया है। थ्रू आउट लंबी इनिंग खेल रहे थे। सऊद शकील भी 181 कर गए थे। तो लेट्स सी। तो एक्सपेक्टेड ये है कि डोमिनेट जो टीम करेगी। जो वेदर कंडीशंस भी देखें ना आप, स्पेशली लाहौर के हवाले से, आप रिसेंटली वहाँ विजिट करके आए हैं और वहाँ की विकेट्स के हवाले से भी आपको पता है कि अभी थोड़ा सा लेट आवर्स में स्टार्ट हो जाती है, मॉइस्चर जो है नमी हो जाती है, वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। राइट, इफेक्ट करेगा। और देखिए कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। आप ये देखिए कि एक तरफ आपको टेस्ट प्लेयर बहुत मिलेंगे सिंध की टीम में। सरफराज अहमद खेल रहे हैं, सरफराज अहमद, खुर्रम मंजूर आपको दिख रहे हैं, सऊद शकील आपको, ठीक है खेले नहीं टेस्ट लेकिन टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है, फवाद आलम उनकी टीम का हिस्सा है, बहुत ज़्यादा आपको। दूसरी तरफ नॉर्दर्न में आपको यंग टैलेंट यानी नए उभरते हुए खिलाड़ी, हुरैरा हो गए, फैजान रियाज की बात करो, हालांकि देखें 2 उन्होंने 100 भी की और इनका कोई नाम भी कहीं नाम भी नहीं लेता। ये सितम ज़रीफी है। ये मैं केटू टीवी के प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ, खुदारा फैजान रियाज को भी उतना प्यार करे जितना बहुत सारे खिलाड़ियों को करते हैं। आपको पता है पिछले सीजन तक वो डोमेस्टिक में जब से रीवैम्प हुआ था सबसे ज्यादा रन्स थे मिडिल ऑर्डर में उसके, हर सीजन में रन्स करता है। बेहतरीन फील्डर, लेग बहुत अच्छी लेग स्पिन करता है, बैट्समैन बहुत अच्छा है और तेज खेलता है। और नॉर्दर्न्स के लिए उसने मुश्किल जगहों पे आके रन्स किए, लेकिन उसको कोई जिक्र नहीं करता। उस अपनी जिक्र में कम से कम उसको जरूर आप याद रखें। और बात करेंगे उसके बाद हम जो कि पीएसएल का बहुत लोगों को हमेशा से ना बेदर्दी से इंतजार रहता है। आपने पाकिस्तान सुपर लीग में खुद भी इनकी मैनेजमेंट में काम किया है। अब बिलाखिर लोगों को इंतजार था कब होगा। तो जो पीएसएल की मैनेजमेंट उसने अनाउंस कर दिया कि 15 दिसंबर को कराची में होगा। वेन्यू उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट कौन सा होगा वो हम बाद में अनाउंस करेंगे, लेकिन 15 दिसंबर को कराची में हो रहा है। और ये भी दावा किया जा रहा है इस बार जो फॉरेनर्स जो आएंगे पहले की निस्बत ज्यादा बड़े आपको नाम नजर आएंगे। क्या तवक्को कर सकते हैं पीएसएल 8 का मेला किस तरह का? देखिए इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे जो पुराने क्रिकेटर जिनकी एफिलिएशन रही है, कामरान अकमल को ले लें, पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने खैराबाद खाया, मोहम्मद हफीज़ ने खाया, तो जाहिर सी बात है और बाबर आजम ने कराची को खाया, ज़ल्मी चले गए। तो जाहिर सी बात है चेंजेस काफ़ी सारी होनी है और वो कहते हैं कि चेंजेस ऑलवेज गुड। तो लेट्स सी, अगर फॉरेनर प्लेयर आते हैं तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर रिप्रेजेंटेशन है और एक पाकिस्तान में जैसे पीएसएल एक ब्रांड बना था और दुआ गोए हैं कि एक सक्सेसफुल इवेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर प्लेयर हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर दोहराता चलूँ कि जो पीएसएल 8 है इसका ड्राफ्ट जो है वो कराची में होगा 15 दिसंबर को। और फिर आपको पता है कि हमेशा से ये टेलीवाइज भी होता है, स्ट्रीम भी होता है ये ड्राफ्ट। ये देखना होगा कि इमरान अहमद खान जो पहले पीएसएल का पार्ट रहे वो इसको लीड करते थे, इस ड्राफ्ट को वो होस्ट करते थे, लेकिन चूंकि वो अब नहीं है पीएसएल का पार्ट और वो चले गए हैं पीएसएल की मैनेजमेंट से, तो उस्मान वाला जो है वो डायरेक्टर पीएसएल हैं। तो उस्मान अहमद वाला, तो अब देखते हैं कि अब कौन होस्ट करेगा। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर देखा जाए तो वहाँ पे इमाद हमीद भी हैं, इज़ अ गुड चैप और टीवी चैनल्स पे भी रहे हैं, होस्टिंग भी करते रहे हैं, वो बहुत अच्छे उनको ग्रुप इस हवाले से। लेट्स सी, मे बी वो बाकी ज़ैनब हैं, आपको पता है वो रहती हैं और ऑन गोइंग टी10 लीग भी चल रही है। जी हाँ, टी10 लीग भी चल रही है। मैं टी10 लीग की तरफ ही आ रहा था, कुछ हमारे पास तो कुछ वक्त बाकी है। टी10 लीग में बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर जा रहे हैं खेलने के लिए। उसमें जो हम ये बात करें तो जो टी10 लीग में मसला बना हुआ है मोहम्मद आमिर का बना हुआ है कि सब रीज़न कोई भी हो, मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान को सर्व किया, बड़ा नाम है, जाहिर सी बात है। अभी आपने देखा सीपीएल में टॉप लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं और उनकी टीम ने वहाँ पर विन किया है। तो लास्ट टाइम भी ये टी10 का पार्ट थे तो इनको ज़रूर देनी चाहिए नुमाइंदगी। अभी आपने देखा है कि मुश्ताक अहमद जैसे ऑन गोइंग काज़ी ट्रॉफी चल रही थी तो उसमें से लेफ़्ट करके टी10 के साथ मुंसलिक हो गए। हालांकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को देनी चाहिए थी, डोमेस्टिक आपको ऑन गोइंग था। सो दोस्तों, जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं अबू धाबी टी10 लीग में, उसमें मोहम्मद आमिर अभी एनओसी नहीं मिला है, इनका नाम है, इमाद वसीम है, वहाब रियाज हैं, आजम खान है, अम्माद भट्ट है और मोहम्मद इरफान है। ये वो प्लेयर हैं जो कि इस टी10 लीग में खेले। आमिर का जो है वो अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एनओसी आपको चाहिए होता है जब आप किसी बाहर की मुल्क की लीग में खेलने के लिए जाते हैं। जो एनओसी आमिर को नहीं दिया गया, बाकी जो दीगर खिलाड़ी हैं इनको एनओसी दे दिया गया है। सो अब देखते हैं कि क्या होता है, कि एनओसी दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा और इसके क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आई होप कि अच्छे से मामला तय हो जाएं, क्योंकि बेटर होता है कि आप एक टेबल पे बैठ के, जो अगर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं तो अकरम शहज़ाद साहब बेहतर होता है कि तहफ़्फ़ुज़ात को हल कर लिया जाए टेबल पे। हर चीज़ का हल है, हर चीज़ की सॉल्यूशन है। जब आप बैठते हैं हर चीज़ की सॉल्यूशन होती है।
बिल्कुल सही है। ठीक है जी, और सॉल्यूशन होना चाहिए। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी सारी खबरों को डिस्कस किया। हमने फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात की, हमने कुछ पीएसएल की बात की, इंग्लैंड के दौरे की बात की, ड्राफ्ट की बात की, और ये कुछ हाइलाइटेड इवेंट्स थे इस वीक के जो हमने इस प्रोग्राम में जिस पे डिस्कशन की। हमारे मेहमान, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मलिक खुर्रम शहजाद अवान साहब का। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। So nice of you. व्यूअर्स, आई होप आपने भी इंजॉय की होगी आज की ये एपिसोड स्पोर्ट्स मैग की। इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ मजीद ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में आएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अहमद नजीब को दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।